नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है सम टिप्स एंड गाइडलाइन डक्टाइल एंड फेल्योर केस स्टडी। एक केस स्टडी है जो जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। उसके ऊपर मैं कुछ टिप्स एंड गाइडलाइन आपको देने वाला हूँ। ये डक्टाइल आयन का फेल्योर है और उसमें हम एक कस्टमर से मुझे फोन आया कि उसके एक और सप्लायर के साथ में एक केस हुआ था और उसने मुझ वॉट हेल्प फ्रॉम मी, तो मुझसे उन्होंने मदद की उम्मीद की थी कि ये प्रॉब्लम है और मेरे एक सप्लायर के साथ ये प्रॉब्लम है और ही इज नॉट एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। उसे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, क्यों है। तो वो कस्टमर मेरी मदद से उस सप्लायर को हेल्प करना चाहता था और तभी हमारे डिस्कशन में जो कुछ बातें हुई उसका रेफरेंस लेके मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम उस सप्लायर ने फेस किया था आप अगर फेस कर रहे हो तो आपको भी उससे हेल्प हो, या फिर उस तरह का प्रॉब्लम कोई और फेस ना करे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं ना तो कस्टमर का नाम ले रहा हूँ ना सप्लायर का नाम ले रहा हूँ। कई चीजें उसमें हाइपोथेटिक भी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये इशू था एक मटेरियल ग्रेड है 600/3 डक्टाइल आयन की, जिसमें तीन इश्यूज एड्रेस हुए थे और ये ओईएम के पास एड्रेस हुए थे इशू है। और ओईएम ने टीयर 1 सप्लायर से उसके बारे में पूछा, तो टीयर 1 सप्लायर जो टीयर 2 सप्लायर से कास्टिंग ले रहा था, तो उन दोनों के बीच का ये डिस्कशन है कि ये तीन इशू ने एड्रेस हुए ओईएम के पास, उनके ऊपर उन्हें एक्शन लेना था, उसके ऊपर उन्हें एनालिसिस करना था। तो मैंने कोशिश की है इन तीनों चीजों को एड्रेस करने की। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि लो हार्डनेस, कास्टिंग का हार्डनेस था 150 से 170 बीएचएन। दूसरी चीज थी लो परलाइट, जिसमें परलाइट परसेंटेज था 25% से लेस कम था, यानी फेरिटिक ग्रेड बन गई थी। और तीसरी चीज थी लो नोडलिटी, तो नोडलिटी भी उसकी जो है वो ऑलमोस्ट 60% के करीब आ रही थी। इट इज बिलो दैन 85%, लेकिन टू बी प्रिसाइज इट इज लेस दैन 60%। ये कुछ पिक्चर्स है जो उस कस्टमर ने मेरे साथ शेयर किए थे सप्लायर के पास, जो उन्होंने जो कास्टिंग देखी, जो ओईएम ने उन्हें जो पिक्चर्स भेजे थे, वो पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ऊपर के पिक्चर में देख रहे हैं कि नोडिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 60% से भी कम है, हम वो ऐसा बोल सकते हैं। वहां पर फ्लेक्स आपको दिखाई दे रही है। नीचे आप देख रहे हैं कि फेरेटिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और तीसरे में भी आप देख रहे हैं कि फ्लेक्स उस नोडुल के साथ में फ्लेक्स का जो अपीयरेंस है आप बिल्कुल सही तरीके से वहां पर देख पा रहे हो। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इसके साथ हमें एनालिसिस करना था। तो देर आर टू डिफरेंट इश्यूज इन दिस केस स्टडी। सबसे पहले तो ये कि लो नोबिलिटी और एक इशू है, और जो दूसरा है लो हार्डनेस और लो परलाइन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में निगड़ित इशू है। लो हार्डनेस के वजह से परलाइन का परसेंटेज कम हुआ है और फेरेटिक का परसेंटेज बढ़ गया है। तो इसे हम दो अलग अलग हिस्से में अगर डिवाइड करेंगे, तो एक है कि उसका जो नोबिलिटी का भाग है, जो न्यूक्लिएशन का भाग है, और दूसरा है हार्डनेस और परलाइट यानी मैट्रिक्स का टॉपिक है। तो ये दो अलग अलग डिफरेंस केसेस के ऊपर हमें इस वीडियो में बात करनी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पर सबसे पहले कि व्हाई देयर इज अ लो नोडिलिटी, द रीजंस बिहाइंड सच इश्यूज। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ एनालिसिस किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो है मैग्नीशियम फीडिंग, यानी पोरिंग टाइम मोर देन 7 मिनट्स और 6 मिनट, वॉट एवर इज डिफाइंड बाय योर बाउंड्री। तो उससे अगर आप ज्यादा समय लेते हैं तो आखिरी के कुछ बक्से में या आखिरी बक्से में वहां पर मैग्नीशियम फेडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर आपकी नोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, आपका रेसिडुअल मैग्नीशियम कम हो जाएगा, और ये कारण हो सकता है नोबिलिटी का। दूसरा कारण है कि आपका सल्फर अगर हायर साइड पे है, जिसके वजह से आपका रेसिडुअल मैग्नीशियम लॉस हो सकता है। तो रिड्यूस हायर सल्फर लेवल इन बाथ इज अनदर रीजन। तो आपका जो सल्फर लेवल है बाथ में, उसे आपको कंट्रोल करना है, उसे आपको मेंटेन रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हायर टैपिंग टेम्परेचर विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू लॉस ऑफ मैग्नीशियम ऑलॉय, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि आपका जो टैपिंग टेम्परेचर है उसे आपको कंट्रोल कर रखना है। आप जितना लो साइड में उस टैपिंग टेम्परेचर को लेके रखेंगे, जितना लो रखेंगे,
उतना आपका ऑक्सीडेशन कम होगा, जो मैग्नीशियम का बर्निंग है, मैग्नीशियम का लॉस है, वो कम होगा और आपको ज्यादा बेहतर मैग्नीशियम क्लोराइड की रिकवरी मिल सकती है। इसलिए आपको टैपिंग टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है, ज्यादा हायर साइड पे आपको टैपिंग टेम्परेचर को नहीं लेके जाना है। इसके लिए आपको लैडल का कंडीशन, लैडल को ढकना, जो ड्रॉप है आपके टैपिंग और कूलिंग टेम्परेचर के बीच का ड्रॉप, उसे कम रखना, आपका मेल्टिंग टू मोल्डिंग का जो एरिया है उसका अंतर कम रखना, मेटल ट्रांसफर को फास्ट ट्रांसफर करना, ये सारी जो चीजें हैं उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा कि किस तरह से इस लॉस को हम कम कर सकते हैं। उसके ऊपर डेफिनेटली एक मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको टैपिंग टेम्परेचर को जितना कम रख सकते हैं, जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उतना आपको करना है। नेक्स्ट इज लेस वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑलाइड। आपने जो मैग्नीशियम ऑलाइड लेते हैं उसका वजन आपको, अगर सही तरीके से नहीं किया, आप सोच रहे हैं कि मैं 1% डालूंगा और आपका मेटल अगर 700 किलो है तो आपको 7 kg लेना पड़ेगा। अगर आपने गलती से 6 kg या 6.5 kg ले लिया तो आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम एंड वेट ऑफ मेटल, जो पांचवा पॉइंट है, मोर वेट टेकन इन द लैडल। आपके पास अगर वेइंग स्केल नहीं है मेटल को वे करने का और आप फर्नेस से मेटल टैप कर रहे हो ट्रीटमेंट लैडल में, तो आप अंदाजे से करोगे। मैग्नीशियम तो आपने वजन करके लिया लेकिन मेटल वजन करके नहीं लिया, तो यहाँ पर एक गलती हो सकती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखने वाला फैक्टर, कि आपका मेटल वेमेंट होना बहुत जरूरी है और उसी वेमेंट के हिसाब से आपने मैग्नीशियम डालना जरूरी है। बल्कि ये कह सकता हूँ कि जो मैग्नीशियम आपने डाला है उतना ही आपको मेटल लेना जरूरी है, ताकि आपका जो रेसिडुअल मैग्नीशियम है वो सही तरीके से आपको रिफ्लेक्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज लैडल पॉकेट इज नॉट ओके। लैडल का पॉकेट अगर सही नहीं है तो भी आपका जो रिकवरी है मैग्नीशियम का वो सही नहीं होगा। आपका मैग्नीशियम और कवरिंग जो है वो ठीक से बैठेगा नहीं वहां पर, आपका जो ट्रीटमेंट है अच्छी तरह से नहीं होगा और उसके वजह से भी आपका नोडुलैरिटी आ सकती है। नेक्स्ट इज इनप्रॉपर फिलिंग ऑफ लैडल। लैडल का फिलिंग अगर आपने इनप्रॉपर किया होगा, यानी सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने कवरिंग और मैग्नीशियम को ठीक तरीके से कोकिंग नहीं किया है, ठीक से डाला नहीं है, आधा मटेरियल इस पॉकेट में गया है, आधा मटेरियल उस पॉकेट में गया है, तो उसके वजह से भी आपका जो रिकवरी है मैग्नीशियम का वो हैम्पर हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। इम्प्रॉपर एडिशन ऑफ इनोकुलेशन, इनोकुलेशन को स्ट्रीम में डालना इंपॉर्टेंट है। शुरू के 10 या 15% के जो मेटल आपका है उसको टैप के बाद इनोकुलेशन को स्टार्ट करना है और आखिरी के 10-15% के पहले उसे खत्म करना है। तो ये जो प्रोसेस है उसे अगर आपने ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया तो भी ये जो इफेक्ट है नोडुलरिटी के ऊपर, न्यूक्लिएशन के ऊपर हो सकता है। तो इम्प्रॉपर एडिशन ऑफ इनोकुलेशन मेटल के स्ट्रीम के ऊपर डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैग्नीशियम का साइज, जो मैग्नीशियम का साइज है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। आपके ट्रीटमेंट के साइज के ऊपर ये डिपेंड करेगा, आपके टैपिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो भी एडिक्वेट साइज आपने डिफाइन किया आपके फाउंड्री के लिए, बेस्ड ऑन योर टैपिंग टेम्परेचर, बेस्ड ऑन योर ट्रीटमेंट साइज, वो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी दो नोडुलरिटी आ सकती है, क्योंकि आपका मैग्नीशियम जल्दी फेडिंग होगा, ज्यादा जल्दी बर्न होगा और उसके वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। जैसे कि मैग्नीशियम में पाउडर फॉर्म ज्यादा है तो वहां पर भी आपका बर्निंग जो मैग्नीशियम का है वो फास्ट होगा और आपको वहां पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज कवरिंग पंचिंग क्वालिटी इज नॉट एज पर रिक्वायर्ड। कवरिंग पंचिंग जो आप कवरिंग के लिए डालते हैं मैग्नीशियम के ऊपर, वो अगर सही तरीके से आपने नहीं डाला, उसकी क्वालिटी अगर सही नहीं है, वो बहुत पतला है तो जल्दी बर्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा है तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, उसमें ऑयली है, वेट है, रस्टी है। तो इन सारी चीजों के जो निगेटिव इफेक्ट्स है वो डेफिनेटली आपको हैम्पर करेंगे आपके नोडुलरिटी को, आपके डक्टाइल आयरन के क्वालिटी को। तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट हीट ऑफ डक्टाइल आयरन आफ्टर कास्ट आयरन। अगर आप दोनों कास्ट आयरन और एज आयरन एक साथ करते हो तो जो शुरू की हीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट शुड बी अ डेंजरस फैक्टर। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको जो पहली हीट है उसके ऊपर काफी ध्यान में रखना होगा। काफी एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे कि लैडल का
गर्म ना होना होता है, आपका फर्स्ट हीट में आपका सल्फर का ज्यादा होता है, कास्ट आयरन का मेटल बना रहता है, कास्ट आयरन का जो स्लैग है वो फर्नेस में या लैडल में चिपका रहता है। तो इन सारी चीजों से आपका सल्फर बढ़ने के चांसेस, आपका टेम्परेचर ड्रॉप बढ़ने के चांसेस, शुरू की केमिस्ट्री आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, मैग्नीशियम का परसेंटेज आपको सेट करना पड़ता है, क्लोरीन पंचिंग का परसेंटेज आपको सेट करना पड़ता है। इन सारी चीजों को आपको कवर अप करना पड़ता है। तो ये जो फर्स्ट हिट होती है, जो पहली हिट होती है, उसमें आपका ज्यादा ज्यादा बड़ा रोल होता है। आपको उसको उसमें ज्यादा फोकस्ड एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, और अगर आप वो लेते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाते हो। वहां पर आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि जो शुरू की हीट है उसमें ये जो इश्यू है नॉन लेस नोबिलिटी का वो ना आए। तो इसीलिए फर्स्ट हिट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर टू एम्प्टी आउट द फर्नेस आफ्टर कास्ट आयरन। जो मैं अभी बात कर रहा था कि शुरू का जो अंदर का जो मेटल है कास्ट आयरन का निकालना चाहिए डक्टाइल आयरन से पहले। नो कास्ट आयरन मेटल इज अलाउड टू मिक्स्ड अप इन आइदर इन फर्नेस और इन लैडल। सेकंड इज जो दूसरी बात है वो दैट इज लास्ट हीट ऑफ कास्ट आयरन, वन हैज टू टेक इनफ टेम्परेचर टू मेक फर्नेस क्लीन, as the cast iron carbon may get deposited in the furnace wall and will also add sulfur in the next heat of ductile iron। तो कार्बन का डिपोजिशन अगर लैडल में है या फिर फर्नेस में है तो वो उसमें सल्फर हाइयर लेवल पे होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बाद सल्फर को पहले हीट में बढ़ाने के चांसेस रहते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा आखिरी जो कास्ट आयरन की हीट है उसमें आप थोड़ा हाइयर टेम्परेचर लेके जितना आप स्लैग रिमूव कर सकते हो, जितना ये जो डिपोजिशन है उसे कम कर सकते हो, वो जरूर कम कीजिएगा। साथ ही में जो पहली हीट है उसके बाद सल्फर के ऊपर आप ज्यादा तवज्जो दें, उसके अच्छी तरह से देखें कितना आ रहा है, मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, कितना आया है। तो उसके हिसाब से आपको मैग्नीशियम की एडिशन को कम ज्यादा करना पड़ेगा, वो जरूर कीजिएगा। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लैडल को रिंस करते समय भी आपको ध्यान देना कि लैडल्स को रिंस कास्ट आयरन के बाद एजेंट से पहले अच्छी तरह से कीजिए ताकि जो कार्बन डिपोजिशन है वो जो स्लैग डिपोजिशन है लैडल में, उसका इफेक्ट भी आपके सल्फर लेवल पे ना हो। सेकंड जो इशू था वो था लो हार्डनेस और लो परलाइट का इशू था, जिसके बारे में मैंने उनसे बात करते समय ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। वन इज इट इज मेनली ड्यू टू अलॉय एडिशन, दैट इज कूलिंग रेट। तो कूलिंग रेट के ऊपर या अलॉय एडिशन के ऊपर ये डिपेंड करता है आपका हार्डनेस क्या होगा, आपका परलाइट क्या होगा। यहाँ पर मैं सेक्शन थिकनेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका डेवलप किया आइटम है। तो एक बार आपने डेवलप कर दिया तो वो जो सेक्शन वेरिएशन है वो उसमें ऑलरेडी आपने कुछ उसका उसके बारे में सोचा होगा। तो वो ऑलरेडी वो कंट्रीब्यूशन पहले से आ चुका है। तो प्रोसेस में अंदर वो उसका कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। जो चेंज होगा वो अलॉय एडिशन का होगा और कूलिंग टाइम का होगा। Here one has to see that alloys are kept in as per required, जैसे कि मैंगनीज और कॉपर स्पेशली जो अफेक्ट करते हैं हार्डनेस को, उसको सही तरीके से रखना है। जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसके अंदर रखना है। लोअर आर द अलॉय एडिशन लेस इज द हार्डनेस एंड परलाइट फॉर्म। तो जितना आपका अलॉय एडिशन कम होगा उतना आपका हार्डनेस के ऊपर हैम्पर होगा, परलाइट के ऊपर हैम्पर होगा। आल्सो कूलिंग टाइम आल्सो इफेक्ट द सेम सिनेरियो। अगर आपका कूलिंग टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, आपके सरफेस हार्डनेस को वो कम कर देता है। तो कूलिंग टाइम को आपको मेंटेन रखना है। हालांकि 2 घंटे से आसपास अगर नॉर्मली कूलिंग टाइम रखते हैं तो वहां पर चांसेस ऑफ लोअरिंग द हार्डनेस इज वेरी लेस, लेकिन थोड़ा बहुत सरफेस हार्डनेस कम होता है। परलाइट के ऊपर माइनर इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 600/3 में अगर 150-160 अगर हार्डनेस आता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये कूलिंग रेट या कूलिंग टाइम का कंट्रीब्यूशन है। वहां पर अलॉय एडिशन का ही कंट्रीब्यूशन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कूलिंग रेट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। वो कम से कम मेरे ख्याल में वो अराउंड 10 BHN का डिफरेंस में ही अफेक्ट करेगा। तो बॉर्डर लाइन केसेस में हाँ कूलिंग टाइम मे बी वन ऑफ द रीजन, लेकिन इतने बड़े डिफरेंस के वहां पर वो कूलिंग टाइम कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। So major impact will be alloy addition. So one has to freeze alloy addition and keep validating it regularly with hardness and matrix as well. तो validation का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहता है।
हाउएवर इन माय एक्सपीरियंस इसके साथ में एक और चीज है जो यहाँ पर इस केस में मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसीलिए मैं इसे यहाँ पर डाल रहा हूँ कि कई बार लो हार्डनेस के वजह ये भी हो सकती है कि अगर आपका डक्टाइल आयन में प्योर ग्राफिटाइजेशन है, डक्टाइल आयन कास्ट आयन बन गया है, तो वहां पर भी आपको लो हार्डनेस या लो परलाइट कंटेंट मिलता है, क्योंकि वहां पर फेराइट बढ़ता है, क्योंकि वहां पर कास्ट आयन बढ़ जाता है तो परलाइट अपने आप कम हो जाता है, फेराइट बढ़ता है, और साथ ही में हार्डनेस का भी एक साथ एकदम ड्रॉप हो जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस पहले का है, तो मैंने ये भी उनके साथ शेयर किया कि मुझे लगता है कि दो अलग अलग इश्यू जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों इश्यू एक साथ ही रिलेटेड है, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू लो नोडुलरिटी, उसके वजह से ही हार्डनेस भी कम आया है और परलाइट भी आपको नहीं मिला है। तो तीनों चीजें एक दूसरे के साथ में कंसर्न है, और because of low nodulity and pure capitalization, we found lower hardness even after maintaining the right composition of alloy। हमने जब चेक किया alloy का उनका alloy का कंडीशन, alloy का परसेंटेज, तो हमें वो बिल्कुल सही मिला, उसमें कोई गलती नहीं थी। तो इससे बिल्कुल साफ होता है कि बिकॉज ऑफ नो ड्यूटी ओनली और प्योर ग्राफिटाइजेशन के वजह से ही हार्डनेस कम हुआ है, और आपका जो मैट्रिक्स है उसमें परलाइट कम होके फेराइट बढ़ा है। द रीजन इज तो लो नोडुलरिटी, जैसे हमने उसके रीजंस पहले आपको बता दिए क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए था एक केस स्टडी जो मैंने अपने कस्टमर के साथ में कंबाइंडली हैंडल किया था, कंबाइंड उसके साथ डिस्कस किया था। मुझे लगा कि ये बहुत ही अहम है कि ये केस स्टडी लोगों के सामने जाए, और लोग इस केस स्टडी के ऊपर अब एनालिसिस करें, इसका उपयोग करें, और ये इस तरह के इश्यूज उनके साथ ना आ जाए। इसलिए मैंने ये केस स्टडी आपको उस कस्टमर का या सप्लायर का नाम लिए बिना यहाँ पर शेयर किया है। उम्मीद है कि इस तरह से आगे भी जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस में अपने कंसल्टिंग के दौरान, अपने ट्रेनिंग के दौरान, अपने डिस्कशन के दौरान हासिल करता रहूंगा, उन्हें आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको उससे एडवांटेज मिले, फायदा मिले, आप उससे कुछ सीखे। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और काफी फायदा हुआ होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।